कहते हैं एक नौसिखिए के मन में कई संभावनाएं होती हैं, लेकिन एक विशेषज्ञ के मन में कुछ ही। बहुत दिलचस्प बात है ना? हम सब विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, पर क्या इस प्रक्रिया में हम कुछ खो देते हैं? आज हम शुन्युरयु सुजुकी की ज़ेन क्लासिक ज़ेन माइंड बिगनर्स माइंड पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने तो पश्चिम में ज़ेन की समझ को एक नया आकार ही दे दिया। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस किताब के सबसे बुनियादी विचार की तह तक जाएं। बिगनर्स माइंड, या जिसे जापानीज में शोशिन कहते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम ज़ेन या ध्यान के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में कोई नाटकीय अनुभव की तस्वीर बनती है। बिल्कुल, जिसे सतोरी कहते हैं कि अचानक ज्ञान मिल गया। लेकिन सुजुकी का ज़ेन इसके ठीक उल्टा है। मतलब ये कि ज़ेन हमारे रोजमर्रा के जीवन में है, हमारे सबसे साधारण पलों में उस शांति को खोजने के बारे में है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। मुझे लगता है हम अपनी चर्चा को कह सकते हैं किताब की तरह ही 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। जैसे सही अभ्यास से शुरू करें। हाँ, सही अभ्यास, फिर सही दृष्टिकोण, और आखिर में सही समझ पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले सही अभ्यास, और इसमें सबसे बुनियादी चीज है जाज़न, यानी ध्यान में बैठना। किताब में बैठने के आसन मतलब पोस्चर पर बहुत जोर दिया गया है। सीधी कमर, हाथों की एक खास मुद्रा। ये सब क्यों? क्या ये सिर्फ अनुशासन के लिए? क्योंकि लगता तो यही है कि ध्यान तो मन का खेल है, शरीर का क्या काम? ये एक बहुत ही आम सवाल है, और सुजुकी के लिए शरीर और मन अलग है ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पद्मासन जैसी मुद्रा सिर्फ परंपरा नहीं है, वो अपने आप में एक संदेश है। कैसा संदेश? ये द्वैत की एकता को दिखाती है, मतलब न 2 न 1। जब आप एक खास मुद्रा में बैठते हैं, रीढ़ सीधी रखते हैं, तो आप किसी खास मानसिक अवस्था को पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। तो फिर वो मुद्रा खुद ही एक सही मानसिक अवस्था है। जब शरीर स्थिर और संतुलित होता है तो मन वो स्वाभाविक रूप से उसे फॉलो करता है। अच्छा, तो शरीर को स्थिर करके हम मन को शांत होने का एक तरह से निमंत्रण दे रहे हैं। ये बात समझ आई। बिल्कुल। लेकिन असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। शरीर को तो शायद मैंने साथ भी लिया, पर मेरा मन वो तो भागता रहता है। किराने की लिस्ट। हाँ, किराने के लिए, कल की मीटिंग की चिंता, सब कुछ उसी समय याद आता है। किताब इन विचारों को मन के खरपतवार कहती है ना? जी, माइंड वीड्स। तो इनसे कैसे निपटें? क्या इन्हें जबरदस्ती खींचकर निकालना पड़ता है? और यहीं पर ज़ेन का सबसे खूबसूरत विचार सामने आता है। वो क्या है? काबू करने का तरीका है काबू न करना। मतलब? सुजुकी कहते हैं कि इन विचारों से लड़ो मत, उन्हें रोकने की कोशिश भी मत करो। लेकिन क्यों? वो तो परेशान करते हैं। अगर आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। वो दुश्मन नहीं है, वो आपके ही मन की लहरें हैं। तो बस उन्हें आने जाने दें। हाँ, जैसे आप आकाश में बादलों को आते जाते देखते हैं, बस वैसे ही अपने विचारों को देखें। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। जब कोई परेशान करने वाला विचार आता है तो मन करता है उसे धक्का देकर बाहर निकाल दें। बिल्कुल, हमारी आदत ही यही है। लेकिन सुजुकी एक बहुत अच्छी उपमा देते हैं। वो कहते हैं, अपने मन को एक गाय की तरह समझो। अच्छा। अगर आप उसे एक छोटी सी जगह में रस्सी से बांध देंगे तो वो हमेशा भागने की कोशिश करेगी। सही बात है। लेकिन अगर आप उसे एक बहुत बड़ा हरा भरा चारागाह दे दें तो वो शांति से घूमेगी, कहीं नहीं जाएगी। बस आपका जाज़ीन का अभ्यास वो बड़ा चारागाह है। विचारों को आने जाने की पूरी आजादी दे दो। जब आप उनसे परेशान होना बंद कर देते हैं तो वो अपनी शक्ति खो देते हैं और धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। बिल्कुल। किताब ने तो यहाँ तक कहा गया है कि इन खरपतवारों के लिए आभारी होना चाहिए। आभारी? वो क्यों? क्योंकि यही खरपतवार आपकी जमीन को, आपके मन को उपजाऊ बनाते हैं। इन्हीं की वजह से आपका अभ्यास और गहरा होता है। वाह, ये तो कमाल की बात है कि काबू करने का तरीका है काबू छोड़ देना। लेकिन ये बात मुझे एक और सवाल पे लाती है। अगर हम कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे तो हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? मतलब बिना लक्ष्य के ये सब क्यों? सही सवाल है। ये मुझे किताब के एक बड़े ही अजीब से लगने वाले विचार पे ले आता है। कुछ खास नहीं, मतलब नथिंग स्पेशल। हाँ, ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। लोग घंटों ध्यान लगाते हैं और आखिर में नतीजा कुछ खास नहीं है। तो फिर ये सब करने का फायदा क्या? ये तो डिमोटिवेटिंग लगता है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और असल में यही सुजुकी के ज़ेन और दूसरे कई आध्यात्मिक मार्गों के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है?
वो किसी नाटकीय ज्ञानोदय या जादुई शक्ति को पाने के विचार को महत्व नहीं देते। लक्ष्य कुछ ऐसा बनना नहीं है जो आप है नहीं। तो फिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अपनी सच्ची प्रकृति को व्यक्त करना है जो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। जब आप कुछ पाने की इच्छा से अभ्यास करते हैं तो सुजुकी इसे लाभ का विचार या गेनिंग आइडिया कहते हैं। ज़ेन का अभ्यास इसी लाभ के विचार को छोड़ने का अभ्यास है। तो जो शक्ति मिलती भी है वो कुछ खास नहीं लगती। बिल्कुल, क्योंकि वो हमेशा से आपकी ही थी। वो बस आप खुद होते हैं अपने सबसे असली रूप में। कोशिश बस उस अतिरिक्त चीज को हटाने की है जिसे हम ओढ़े हुए हैं, जैसे हमारा अहंकार। तो फिर कोशिश करने का क्या मतलब हुआ? अगर कुछ पाना नहीं है तो प्रयास क्यों करें? बहुत अच्छा सवाल है, और इसी दुविधा को समझाने के लिए ज़ेन में एक बहुत मशहूर कहानी है। कौन सी? एक शिष्य था बासो। वो बुद्ध बनने के लिए बहुत लगन से जाज़ेन का अभ्यास कर रहा था। ठीक है। उसके गुरु नांगाकू ने उसे देखा। वे उसके पास गए, एक टाइल उठाई और उसे जमीन पर घिस कर चमकाना शुरू कर दिया। टाइल को चमकाना, उसका क्या मतलब हुआ? बासो भी हैरान हो गया। उसने पूछा, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? गुरु ने शांति से जवाब दिया, मैं इस टाइल को चमकाकर एक गहना बना रहा हूँ। गहना? टाइल से? हाँ। बासो हंस पड़ा और बोला, आप टाइल को घिसकर गहना कैसे बना सकते हैं? सही बात है। तब गुरु ने उसे देखा और कहा, और तुम सिर्फ बैठकर बुद्ध कैसे बन सकते हो? वाह, मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे टाइल घिसने से गहना नहीं बन सकता, वैसे ही सिर्फ बैठने से बुद्ध नहीं बना जा सकता। या मैं गलत समझ रहा हूँ? आप बहुत करीब हैं, लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है। मुद्दा ये नहीं है कि बैठना बेकार है, मुद्दा ये है कि आप किस इरादे से बैठ रहे हैं। अच्छा। बासो एक नतीजे के लिए बैठ रहा था, बुद्ध बनना। गुरु उसे दिखा रहे थे कि असली चीज नतीजा नहीं बल्कि वो क्रिया खुद है। वो बैठना ही। हाँ, वो बैठना ही असली ज़ाज़ेन तब होता है जब आप किसी चीज के लिए नहीं बैठते, आप बस बैठते हैं, उस क्रिया में पूरी तरह मौजूद रहते हैं। सच्चा ज़ाज़ेन तब है जब आप बन जाते हैं। तो सही कोशिश का मतलब किसी लक्ष्य के लिए तनाव में रहना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि उस काम में पूरी तरह डूब जाना है बिना फल की चिंता किए। टाइल चमकाना ही मकसद है, गहना बनाना नहीं। आपने एकदम सही समझा। किताब में एक और उपमा है, एक अच्छी अलाव की तरह जो पूरी तरह जल जाए और कोई निशान न छोड़े। और हमारी ज्यादातर क्रियाएं धुआं छोड़ती हैं। हाँ, हमारे मन में निशान छोड़ जाती हैं। हम कुछ करते हैं और फिर सोचते रहते हैं, मैंने अच्छा किया, मुझे और अच्छा करना चाहिए था। तो सही कोशिश है कि काम करो और उसे वहीं छोड़ दो। बिल्कुल, अपने पूरे शरीर और मन से करो, और जो वो पूरा हो जाए तो वो पूरा हो गया। यही असली अनासक्ति है। ये सोच तो हमारे रोजमर्रा के जीवन से बिल्कुल अलग है। ये हमें दुनिया को देखने के एक बिल्कुल नए नजरिए पर ले आती है, जिसका जिक्र किताब में बार-बार है, शून्यता या एम्प्टीनेस। जी। सच कहूं तो ये शब्द सुनकर थोड़ा डर सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे इसका मतलब है कुछ नहीं या सब कुछ व्यर्थ है। ये एक बहुत आम गलती फहमी है। सुजुकी की शून्यता का मतलब निराशावाद नहीं है। तो क्या है? ये एक गहरी समझ है कि कोई भी चीज अपने आप में स्थायी या अलग थलग नहीं है। हर चीज एक अस्थायी रूप और रंग है। जैसे ये फूल जो भी खिला है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हमारा शरीर, हमारे विचार, सब कुछ लगातार बदल रहा है। वो खाली है, मतलब एक स्थायी ठोस पहचान से खाली हैं। अच्छा, तो इस बात को समझने से क्या हासिल होता है? इसे गहराई से महसूस करने से आसक्ति और दुख से मुक्ति मिलती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, तो हम चीजों को पकड़कर रखने की कोशिश छोड़ देते हैं। और मजे की बात ये है कि तभी हर चीज एक नए, ज्यादा जीवंत तरीके से वास्तविक हो जाती है, क्योंकि हम उस पल में जी रहे होते हैं। बिल्कुल। किताब में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बात कही गई है। क्या है? सब कुछ बुद्ध प्रकृति है, न कि सब कुछ में बुद्ध प्रकृति है। इन दोनों में क्या फर्क है? ये तो सुनने में एक जैसे लगते हैं। फर्क बहुत गहरा है। जब हम कहते हैं कि सब कुछ में बुद्ध प्रकृति है, तो लगता है कि चीजें एक खोल है और बुद्ध प्रकृति उनके अंदर छिपी है। लेकिन जब सुजुकी कहते हैं कि सब कुछ बुद्ध प्रकृति है, तो उनका मतलब है कि वो फूल, वो मेज, आप, मैं, हम सब अपने इसी अस्थायी रूप में ही बुद्ध प्रकृति है।
कुछ और खोजने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या ये शून्यता का एहसास ही बिगिनर्स माइंड है? क्या ये दोनों एक ही चीज है? आपने दोनों को बिल्कुल सही तरीके से जोड़ा है। बिगिनर्स माइंड ही ये खाली मन है। अच्छा। विशेषज्ञ का मन भरा हुआ है तथ्यों से, अनुभवों से, पूर्वाग्रहों से। वो जानता है कि क्या संभव है और क्या नहीं। लेकिन नौसिखिए का मन खाली है, खुला है। ये एक नरम या लचीला मन है। ये किसी भी चीज के लिए तैयार है। ये ही असली ज्ञान है। हाँ। तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि मन की एक ऐसी अवस्था जो हर पल को वैसे ही देख सके जैसा वो है, बिना किसी पुराने चश्मे के। तो ऐसा लगता है कि अंतिम लक्ष्य बस स्वाभाविक होना है, नेचुरल। हाँ, लेकिन आलस या लापरवाही वाले अर्थों में नहीं। ये वो स्वाभाविकता है जो शून्यता की गहरी समझ से आती है। कोई उदाहरण? सुजुकी एक बहुत सरल उदाहरण देते हैं। जब आप प्यासे होते हैं तो आप पानी पीते हैं, ये स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन ये सोचकर पानी पीना कि मुझे पानी पीना चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा है, ये स्वाभाविक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक विचार, एक उद्देश्य, वो लाभ का विचार जुड़ गया है। सच्ची क्रिया इस खाली नौसिखिए मन से अपने आप होती है, बिना किसी सचेत प्रयास के। बिल्कुल। किताब में एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है, सच्ची शून्यता से अद्भुत अस्तित्व प्रकट होता है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ पाई हूँ तो पूरी किताब का सार ये नहीं है कि हमें ध्यान करके कोई सुपर पावर हासिल करनी है। नहीं, या कोई खास इंसान बनना है, बल्कि ये है कि हमें अपने साधारण होने में ही असाधारणता खोजनी है, हर पल में, बिना किसी उम्मीद के। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है। इसका मुख्य संदेश बहुत सरल लेकिन गहरा है। अभ्यास का लक्ष्य हमेशा बिगिनर्स माइंड बनाए रखना है। ये किसी दूर के लक्ष्य को पाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये जीवन के साधारण पलों में पूरी तरह से मौजूद रहने के बारे में है। चाहे आप बैठे हो, खाना बना रहे हो या चल रहे हो, अभ्यास ही जीवन है। और जवाब किसी दर्शन में नहीं है, बल्कि सिर्फ होने के सीधे अनुभव में है। हर पल को एक नई शुरुआत की तरह देखना, एक नौसिखिए की आंखों से। और अंत में किताब से एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। सुजुकी अपने गुरु डोगेन ज़ेन्जी का जिक्र करते हैं, जिन्होंने कहा था, हमें ज्ञानोदय प्राप्त करने से पहले ज्ञानोदय प्राप्त करना चाहिए। ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है। बिल्कुल, एक विरोधाभास। और यह एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाता है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर कोशिश करना ही ज्ञानोदय है, अगर बैठने का कार्य ही बुद्ध बनना है, तो हम अपनी कोशिशों में वास्तव में क्या खोज रहे हैं? और क्या होगा अगर हम खोजना बंद कर दें और बस करना शुरू कर दें?